आज के इस सेशन में स्वागत है आपका। और हम लोग मॉर्निंग में ही मिलते हैं, 7 AM मॉर्निंग या 6:30 AM मॉर्निंग, क्योंकि हमें लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिस्कस द जीएसटी। और दिस इज जूम लाइव सेशन। और अभी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स आया है, उसी के बारे में जो डिस्कस करेंगे हम लोग। और वो जो आया है वो उसका इंस्ट्रक्शन नंबर है 223 डेटेड 26 मई 2023 और आज है 29 मई। और इसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको अपनी वेबसाइट में एक बार दिखला देते हैं। हम लोग वेबसाइट में, क्योंकि बाद में तो भूल जाते हैं, ये होम बटन और यहीं पर जीएसटी रिसोर्सेज जो इंस्ट्रक्शन नंबर 223 26 मई 2023 डिस्कस कर रहे हैं। और इस उसके बाद एक मैं अपनी वेबसाइट दिखला देता हूँ आपको, जहां पर हमने ये वेबसाइट जो बनाई है, पहले तो मैंने अपने लिए बनाई क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रही थी बहुत चीज ढूंढने में। तो यहाँ जीएसटी रिसोर्सेज में एक फ्री वर्जन एक प्रो वर्जन है। तो पहले फ्री वर्जन में जाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसी पीडीएफ के साथ हम लोग ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जाना होगा जीएसटी प्रोसीजर्स में, टॉपिक वाइज प्रोसीजर में क्लिक कर लीजिए। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी मैक्सिमम चैप्टर्स हैं, अपील, ऑडिट, जुरिडिक्शन, आर्टिकल्स, अदर, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, इसमें क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। ये जो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 22 मार्च को, उसके बाद आप 26 में को, ये जो 22 मार्च को इशू हुआ था वो 17, 18, 18, 19 के लिए हुआ था। और 26 मई को जो इशू हुआ है वो 29, 20 के लिए, मतलब 19, 20 के लिए इशू हुआ है। एक बात और बता देते हैं कि हम लोग ने एक ज्वाइंट प्रीमियम जीएसटी क्लब शुरू किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन किए हुए, करीब करीब मुझे लगता है 33 मेंबर्स हैं इसमें, जहां पर हम लोग आपके जीएसटी नोटिसेस को डिस्कस करते हैं। अभी जो कुछ हमने वीडियोस भी डाले हैं उसमें उसी लाइव डिस्कशन का वीडियो डाला है कि कैसे आपको नोटिसेस का आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, सारी स्ट्रैटेजी है उसमें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जो लोग ने हमें साथ ज्वाइन किया हुआ उनका नाम हमने क्वालिफिकेशन प्लस स्टेट के साथ हम लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। इन मेंबर्स को हमने गूगल फॉर्म में भेजा है ताकि वो अपना फोन अपना पूरा प्रोफाइल भेज दें, तो इसको ठीक से हम लोग अपडेट कर देंगे। सर हाँ, सर मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये ज्वाइन कर सकता हूँ ये प्रीमियम? आनंदिया दास जी, आप तभी ज्वाइन कीजिए जब आप प्रैक्टिस, मतलब आप सीखना चाहें तो क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। सर अगर मैं सीखना चाहता हूँ सर, इसीलिए हाँ, सर। तो जब अच्छा सर, और एक चीज़ है, तो जो प्रीवियस क्लासेस हो चुका है सर, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं अगर नहीं, मैं अभी ज्वाइन कर? ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिलती इसकी, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, सबका अपना अपना नोटिस होता है, तो हम लोग देते अच्छा 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 नहीं। अच्छा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। केस विल बी इन डिस्प्यूट इन कमिंग डेज। तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है ना, अपलोड करते हैं, और अपलोड बाई चांस किया तो बड़ा छोटा सा क्लिप अपलोड करते हैं। अब हम लोग आते अच्छा हैं अच्छा सर। इसके ऊपर, ये इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स। लेकिन इसको करने से पहले आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का सेक्शन 61 में आपको बता देता हूँ वो है क्या। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये हमने जो जीएसटी नोटिस की हमारी किताब है, उसी का एक उसी का कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीएसटी बुक्स। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए होगी, अगर आप जीएसटी लिटिगेशन में या जीएसटी कंप्लायंसेस में है तो। ये जीएसटी नोटिस, ये जीएसटी लॉ। तो अब आते हैं हम लोग इसमें, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन 61। तो इसी के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है, एंड दैट इज इंस्ट्रक्शन, दैट इज नॉट सर्कुलर। तो ये इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मतलब अगर सर्कुलर होता तो बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर होता, इंस्ट्रक्शन है तो नीदर बाइंडिंग नॉर, मतलब इट इज ओनली ए वे ऑफ गाइडेंस टू द ऑफिसर्स। अब देखिए क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर, इसमें कौन इश्यू कर सकता है स्टैंडर्ड ये स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, एसएमटी 10, दैट इज सुपरिटेंडेंट, may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the returns and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed, and seek his explanation thereto। मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रॉपर ऑफिसर जब आपके रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा,
तो ऑब्वियसली या तो 9 देखेगा, या 9 और 9C में कंपेयर करेगा, 3B 2A में कंपेयर करेगा, 3B 2B में कंपेयर करेगा, 1 3B में कंपेयर करेगा, तभी तो उसको डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगी। तो ये जो लिख रहा है वो डिस्क्रिपेंसीज नोटिस, यानी कि वो आपको बताया कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है और उसी के बेसिस पे वो नोटिस इशू करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई नोटिस आया होगा, जैसे एक नोटिस आया जिसका हमने वीडियो भी डाला है, उसमें ऑफिसर बोलता है डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिटेल ले आओ। बोला क्यों ले आओ? बोलता 180 डेज हमें देखना है। इसका मतलब कि जब आप वो डॉक्यूमेंट देंगे तब वो डिस्क्रिपेंसी नोटिस करेगा। दिस इज नॉट द केस ऑफ सेक्शन 61। सेक्शन 61 में डिस्क्रिपेंसी वो पहले से नोटिस करेगा, फिर वो आपको बताएगा इसमें डिस्क्रिपेंसी है। वो आपसे डॉक्यूमेंट एविडेंस मांग के डिस्क्रिपेंसी नहीं ढूंढेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन, बियॉन्ड द पावर ऑफ अंडर सेक्शन 61। तो बेसिक चीज ये है, इससे रिलेटेड है रूल 99 है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, वेयर एनी रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। अब ये सिलेक्शन कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर करेगा? नहीं, वो ऊपर से, चाहे डीजीआर अथॉरिटी हो या एडवेट हो या कोई और अथॉरिटी है, वो उसको बताएगा कि इसमें ये त्रुटियां है या डिस्क्रिपेंसी है, और उसके बेसिस पे ये आपको एक एसएमटी 10 इशू करेगा। The proper officer shall scrutinize the same in accordance with the provisions of section 61 with reference to any information available with him। किससे स्क्रूटनाइज करेगा? क्योंकि डिस्क्रिपेंसी उसको पहले से पता होना चाहिए था। वही नोटिस, वो जब नोटिस भेजेगा वो डिस्क्रिपेंसी जो उसने पता लगाया है, डिस्कवर किया है, वही आपको बताएगा। तो वो कैसे बताएगा? उसके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम, वो इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेगा कि ये डॉक्यूमेंट दे दो। वो डिस्क्रिपेंसी बताने के बाद ही वो आपसे कुछ मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फिर बाद में कितने दिन का टाइम देगा? 30 डेज। लेकिन वो अगर आपको 7 डेज का टाइम देता है, 15 डेज का टाइम देता है, अगेन हिज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड, अगेन यू कैन क्वेश्चन। फिर वेयर पॉसिबल क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेबल, फिर आप जवाब देंगे वगैरह वगैरह। और यहां पर अगर आप देखेंगे वो क्या मांग रहा है, ही इज आस्किंग इन्फॉर्म हिम द एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू। क्या मांग रहा है आपसे? एक्सप्लेनेशन मांग रहा है आपसे, डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा। लेकिन वो बोलता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले आओ, ट्रायल बैलेंस ले आओ, लेजर ले आओ, 2A और 3B का जो रिकंसिलेशन का मतलब इनवॉइसेस ले आओ, वो सब मांग ही नहीं सकता। आप वॉलंटरली देना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता। अगर डिमांड करता, अगेन ही इज ट्रैवलिंग बियॉन्ड हिज पावर, बियॉन्ड द पावर गिवन अंडर सेक्शन 61। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस, अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आपसे इनवॉइस मांगने लगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने लगे, ट्रायल बैलेंस मांगने लगे, इसका मतलब क्या वो सेक्शन 61 कर रहा है? हेलो, क्या कर रहा है वो? नहीं, अगर असेसमेंट कर रहा है सर। वो तो फिर ऑडिट कर रहा है। तो ऑडिट कर रहे हैं सर। तो ऑडिट का नोटिस देना अगर ये सब डॉक्यूमेंट मांगना है उसको। पेज 36 में मैं आता हूं, ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। The commissioner or any officer authorized by him by way of general or specific order may undertake audit of any registered person for such period। ऑडिट का नोटिस किस में आता है, किस फॉर्म में आता है? एडिटिंग एडीटी 01 में। एडीटी 01 किसको साइन करना होता है? असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को। देखिए आपके हाँ? पास नोटिस आया एडीटी 01 का, तो आप देखिएगा उसमें साइन सुपरिटेंडेंट कर रहा होगा। हाँ वो सर मालूम है, वो टेक्निकली उनका गलती है। तो आप इसके बेसिस पे भी टेक्निकल ग्राउंड पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज अगेन सेक्शन 65 में, एक्ट में, रूल में भी ये नहीं है लिखा हुआ है। दिस इज द सब्सटैंटिव प्रोविजन व्हिच मस्ट बी फॉलोड बाय द ऑफिसर। आज ऑफिसर आपकी गलतियां पे गलतियां निकालता है और आपको डराता और धमकाता है, या फिर डराता धमकाता नहीं है, आपसे टैक्स मांगता है, बोले सर ये गलती है इसलिए टैक्स। तो आपका भी काम है ऑफिसर की जितनी गलती निकाल के उसको बता सके उतना अच्छा है। बिकॉज इफ ही वांट्स दैट वी फॉलो द स्ट्रिक्ट लॉ, देन correspondingly you should also desire that the officer follows the strict law। और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इतने जजमेंट्स हैं कि, और अब तो हाई कोर्ट लाइव भी आ रहा है, आप कुछ कुछ सुनिए उनको, आप देखिएगा कैसे जज बोलता है कि व्हाई यू हैव नॉट फॉलोड दिस प्रोसेस, जब साफ साफ लिखा हुआ है ये प्रोसेस फॉलो करना। तो यहाँ पर अगर ऑडिट कर रहा है तो वो आपसे सब कुछ मांग सकता है, तो आपको देना भी पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑडिट तो नहीं कर रहा है वो। तो
तो सेक्शन 61 और सेक्शन 65 का अलग अलग पावर दिया हुआ। अगर नोटिस में सेक्शन 61 लिखा हुआ है तो उसमें सेक्शन 61 में रहते हुए ही उसको काम करना है। मैं आपको एक नोटिस दिखलाता हूं सेक्शन 61 का, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करते हैं। एक बार मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। अब देखिए ये वाला आप देखेंगे, ये असेंबली 10 का एक पार्ट है। आपके द्वारा 9C के साथ अपलोडेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विभिन्न मदों में विभिन्न धनराशि खर्च के रूप में प्रदर्शित की गई है। उक्त मदों में खर्च की गई धनराशि पर अर्जित आईटीसी के संबंध में स्थिति साक्ष्य स्पष्ट करें। अब वो कह रहा है कि जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में जितने भी खर्चे दिखलाए हैं, उससे रिलेटेड आपने जो जो आईटीसी लिया हुआ है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे। क्या एक्सप्लेनेशन देना बताइए आप, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? क्या आप उसको पहले तो इसका he doesn't have power under section 61। हाँ, तो क्या उसके पास आप इनवॉइस ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसको पहले बोला आप ही हिस्ट्री पर तुम के दो। यस, इनवॉइस तो नहीं ले आएंगे सर, वो सेक्शन 65 की ऑडिट थोड़ी कर रहा है। आप एट द मैक्सिमम उसको यही बताएंगे भैया जितने भी क्रेडिट हमने लिए है वो 2A के बेसिस पे लिया है, काम खत्म। डिस्क्रिपेंसी बताओ ना भैया, क्या है डिस्क्रिपेंसी? ये तो एक एक खर्चों के ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगने लगा। हाँ, 2A और 3B में अगर कोई मिसमैच है तो उसके बारे में पूछो, हम लोग बताएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि भैया नहीं नहीं, उसके हर एक खर्चों के बारे में डिटेल जरा लेके आइए। दैट इज नॉट डन, इट इज नॉट ए पावर अंडर सेक्शन 61। आपके 61 प्रीकंडीशन। हाँ, आपके द्वारा 9C के कॉलम 5B में वैट अवधि अप्रैल 2017 जून 2017 और मतलब वैट के रिटर्न इतना टर्नओवर दिखलाया गया और फिर जीएसटी 9 में इतना टर्नओवर, 9C में इतना टर्नओवर दिखलाया अप्रैल और जून। तो ये डिस्क्रिपेंसी है, इसमें आप स्पष्ट कर दीजिए कि क्या, क्यों ये डिस्क्रिपेंसी है। वो आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा है, सिर्फ स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर लिख रहा है साक्ष्य यानी कि एविडेंस। he has not got the power। फिर ये कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स का लिस्ट ले आइए आप। ये देखिए सूची या साक्ष्य, अगर सेक्शन 61 में मांग नहीं सकता, उसको अगर मांगना ही है तो सेक्शन 65 का ऑडिट करे। फिर 9C के आपके द्वारा 9C के साथ अपलोडेड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेड इंसेंटिव घोषित किया गया, उक्त मद में कर देते समय स्थिति स्पष्ट करे। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ट्रेड इंसेंटिव के ऊपर जीएसटी लगता नहीं। तो दिस इज द थिंग। इस बैकग्राउंड के साथ वी विल रीड दैट इंस्ट्रक्शन नंबर 1920 ऑनवर्ड्स। तो अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन नंबर, ये पुराना इंस्ट्रक्शन नंबर, इसका भी हमने वीडियो बनाया था। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसी वैसे ही जाइए फ्री में, और प्रोसीजर्स में टॉपिक्स प्रोसीजर्स वहीं आए, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न इसमें आएंगे 1 में। तो ऐसे ही हमने लाइव सेशंस लिए थे और यहाँ पर आपको वो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ये वाला 17, 18, 18, 19 और ये पूरा डिटेल। अब ये वीडियो यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये वीडियो। अब आते हैं वापस। कहाँ से पढ़ना शुरू करें? प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। Selection of returns for scrutiny and communication of the same to the field formation। तो मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज हैव पेशेंस। Selection of returns for scrutiny will be done by DGR based on various risk parameters identified by them. DGR will select GSTN registered with central tax authorities whose returns are to be scrutinized for a financial year based on identified risk parameters। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज के रिटर्न को वो सेलेक्ट करेगा, स्टेट टैक्स अथॉरिटीज के पास जो जीएसटी रजिस्टर्ड है उनका सिलेक्शन नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों है? हो सकता है स्टेट वाला अपना एसओपी निकाले, ये सेंटर का एसओपी है। The details of GSTN selected for scrutiny for a financial year will be made available by DGR through DG systems, ये उनका कोई पोर्टल होगा, on the scrutiny dashboard of the concerned proper officer of the central tax on this application. It is the details of the risk parameter in respect of which risk has been identified
for a particular GST and the amount of tax oblique discrepancy involved in respect of the concerned risk parameters and that is likely revenue implication will also be shown on the scrutiny dashboard of the proper officer for their convenience. It is re-emphasized that as the data made available on the dashboard has been generated at a particular point of time for calculation of risk parameters, this data may undergo change at the time of scrutiny of returns due to subsequent compliances carried out by the taxpayer or by the supplier of the taxpayer. The proper officer shall therefore rely upon the latest available data. तो कभी-कभी ऑफिसर क्या कहता है कि नहीं ये तो ये वाला डेटा नहीं मानेंगे, ये जैसे जीएसटी 9 में के टेबल 8 का डेटा वो स्टैटिक है, बोलता वही डेटा देखेंगे, 2A में जो लेटेस्ट डेटा आप डाउनलोड किया हुआ है वो नहीं देखते हैं। तो आप ये पैराग्राफ कोट करके उसको बता सकते हैं, भैया आपको लेटेस्ट डेटा देखना, पास्ट डेटा नहीं देखना है। एक नोटिस आया मेरे पास कि जीएसटी 10 फाइल नहीं है और उसका ड्यूटी 0 था, मतलब आउटपुट टैक्स भी 0, इनपुट टैक्स भी 0, एसेट भी 0, लायबिलिटी भी 0, और उसने पेनल्टी लगाया 25,000 प्लस 25,000 50,000, क्योंकि जीएसटी 10 फाइल नहीं था और 3 साल हो गया, 2019 में कैंसलेशन हुआ था, आज 2023 है। बताइए उसका क्या जवाब देंगे आप? आवाज डिस्टर्ब आ रही है बहुत ज्यादा। किसके ऑडियो आ रही है? जितेश जी की ऑडियो। जितेश जैन जी प्लीज। हाँ, क्या जवाब देंगे आप? देखिए बड़ा सिंपल सा जवाब है। सबसे पहले तो मैंने उस क्लाइंट का जीएसटी 10 फाइल करवाया, उसके बाद उसको कहा कि भैया क्योंकि जीएसटी 10 फाइल हो चुका है, देयर इज नो नीड फॉर लेवाई ऑफ पेनल्टी। दूसरी बात हमने ये लिखी कि पेनल्टी शुड बी, सेक्शन 126 को पुट करते हुए, पेनल्टी शुड बी कमेंसुरेट विद द डिग्री ऑफ जो नॉन कंप्लायंस या कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, टैक्स इवेजन कितना इन्वॉल्व है, जहां पे सब कुछ 0 था तो पेनल्टी बेसिकली 0 होनी चाहिए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बातें लिखी हुई है। इसका मतलब अगर कंप्लायंस हो चुका है तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, अगर लगाता है देन यू हैव टू क्वेश्चन हिम। ठीक, अब इसमें ये लिख रहा है प्रॉपर ऑफिसर शैल कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स पर्टेनिंग टू मिनिमम ऑफ 4 GSTs पर मंथ। प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी बाय द प्रॉपर ऑफिसर। The proper officer shall scrutinize the returns and related particulars. म्यूट करके रखिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूं आप लोग को, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। The proper officer shall scrutinize the returns and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the returns. ये वही सेक्शन 61 का ही लैंग्वेज इंपोर्ट किया हुआ है। Information available with the proper officer on the system in the form of various returns furnished by the registered person and data or details made available through various sources like DGR, MADVET, e-way portal may be relied upon for this purpose. तो information वो कहीं से भी ले सकता है। As mentioned in para 3.2 above, for the convenience of proper officer, details of risk parameter वो सब होगा, इसको छोड़ देते हैं। It may be noted that at this stage, the proper officer is expected to rely upon the information available with him on the records. जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, जीएसटी पोर्टल में हो, ई-वे बिल में हो या डीजीआर द्वारा दिया हो, उसी को रिलाई करेगा। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है, एज फार एज पॉसिबल स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न शुड हैव मिनिमल इंटरफेस बिटवीन द प्रॉपर ऑफिसर एंड द रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही एसएमटी 10 का नोटिस आता है, देखिए आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है वो ऑफिसर से मिलने चले जाते हैं। मिलना नहीं है आपको ऑफिसर से, ना ऑफिसर आपको बुलाता है, लेकिन फिर भी आप मिलने चले जाते हैं। इसको ये काम मत कीजिए। और वो कह भी रहा है इंस्ट्रक्शन की मिनिमल इंटरफेस होना चाहिए एंड देयर शुड बी नॉर्मली नॉट बी एनी नीड फॉर सीकिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन बिफोर इशुएंस ऑफ एसएमटी 10। तो एसएमटी 10 से रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट वो मांग भी नहीं सकता, ना बिफोर मांग सकता है ना आफ्टर मांग सकता है। अगर ये इंस्ट्रक्शन कहता है या कोई वैसे तो इंस्ट्रक्शन बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर मांगता है, यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन द ऑफिसर, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 61। आपकी मर्जी, आप देना चाहे तो दे दीजिए। The notice in form ASMT 10 issued by the proper officer through scrutiny functionality on this application shall be communicated by the system to the concerned registered person on the common portal. Therefore, there will be no need for sending any manual communication of notice in ASMT 10 by the proper officer to the registered person separately. तो ASMT 10 का जो नोटिस है वो मैनुअली आपके जीएसटी पोर्टल पे आएगा, उसको अलग से आपको ईमेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा भेजने की जरूरत नहीं है। इट में अब पूरे इंडिया में तो ऐसा शायद एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं मेरे को,
लेकिन यूपी में तो सारा SMT 10 का नोटिस पोर्टल पे ही आ रहा है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पोर्टल पे ही आ रहा है। It may also be ensured that the discrepancy so communicated should, as far as possible, be specific in nature and not vague or general. अब जैसे मैंने अभी आपको दिखलाया कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का और सन्ड्री डेटर्स का डिटेल ले आइए, तो बहुत वेग है, डिस्क्रिपेंसी आपने आइडेंटिफाई करके आपको बताना था, और तभी वो नोटिस इशू करना था, तो ये वेग और जनरल है। और इसके बाद ये लिखा हो कि SMT 10 में आप SMT 11 में रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई से अगर वो खुश नहीं है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट 73 74 कर सकता है। अब देखिए 73 मुझे याद है एक नोटिस में मुझे मिला था, उसमें क्या हुआ था, SMT 10 में डिस्क्रिपेंसी थी 3 करोड़। SMT 10 कौन साइन करता है? सुपरिटेंडेंट। अगर SMT 10 में 3 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है तो 73 या 74 कौन इशू करेगा? सुपरिटेंडेंट तो शायद 20 लाख तक का ही पावर है। और फिर ये सर्कुलर में वो पावर लिखा हुआ कितने रुपए के ऊपर किसके पास क्या पावर है, ये लिखा हुआ है। तो अगर 3 करोड़ का है तो सीधे डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ही ये 73 74 इशू कर सकता है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अगर इशू करता है, देन अगेन यू कैन चैलेंज, इट इज नॉट इन योर जुरिसडिक्शन एज पर दिस सर्कुलर नंबर। और इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बेयर लॉज में सेंट्रल GST में देखिए CGST UT जो गवर्नमेंट ने बनाया, CBIC की वेबसाइट में भी यही अवेलेबल है, लेकिन हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, ये GST सर्कुलर्स में आता है। अभी जब सर्कुलर में आएंगे तो हमने क्या किया, 2017 18 19 सबका सर्कुलर एक साथ हमने लिख दिया। तो 18 में अगर मैं आता हूं, 2018 का सर्कुलर, और ये सर्कुलर नंबर कौन सा है, 31/5/2018, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स 20 लाख, और 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में डिप्टी या कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, और 2 करोड़ से ऊपर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर, ये 73 74 कर सकता है। सुपरिटेंडेंट के पास पावर नहीं है। सुपरिटेंडेंट सिर्फ SMT 10 चाहे एनी अमाउंट, 5 करोड़ 10 करोड़, SMT 10 एनी अमाउंट सुपरिटेंडेंट कर। लेकिन जब 73 74 की बात आएगी तब यहां पर आपको, और ये याद रखिएगा, ये जो आप लिमिट देख रहे हैं ये सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज का है। स्टेट टैक्स अथॉरिटीज का 5 स्लैब भी हो सकता है, जैसे वेस्ट बंगाल में 5 स्लैब है, महाराष्ट्र में शायद ये 3 ही स्लैब है, यूपी में आप चेक कर लीजिएगा शायद स्लैब ही नहीं है, वहां पर कोई भी इश्यू कर सकता है। तो दैट यू हैव टू चेक। अब अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसका तो ऑडिट होना चाहिए तो ऑडिट कर देगा। हाउएवर इफ द ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैटर नीड्स टू बी परस्यूड फर्दर थ्रू ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन to determine the correct liability of the said registered person, then he may take the approval of the jurisdictional principal commissioner or commissioner through the divisional assistant or deputy commissioner through e-file or other suitable mode for referring the matter to the audit commissionerate or anti-evasion wing of the commissionerate as the case may be. अब मैं आपको बताता हूँ क्या जनरली साइकोलॉजी रहती है। मान लीजिए SMT 10 का आ गया नोटिस। अब SMT 10 का नोटिस आ गया, आपने क्वेश्चन किया कि सर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते, वो तो सेक्शन 65 में है। और कई कंसल्टेंट ये सोचते हैं अगर वो ऑडिट तो कर ही सकता है, मैं अभी देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो मेरे यहाँ रेड हो जाएगी, मेरे यहाँ ये हो जाएगा, मेरे यहाँ वो हो जाएगा। तो उस साइकोलॉजी से आपको बचना होगा कि अगर वो सेक्शन 61 में है देन कीप हिम इन अंडर सेक्शन 61 ओनली। उसको सेक्शन 61 के बाहर ट्रैवल मत करने दीजिए। अगर करना है तो उसको ये मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे अगर ऑफिसर मेहनत करवाता है तो आप भी ऑफिसर से थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करवा लीजिए। लेकिन ये सोच के मत रहिए कि समन इशू कर देगा। भैया समन कैन बी इशूड ओनली अंडर एन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 67 के अंडर। लेकिन वो डायरेक्ट समन बोलता है SMT 10 में आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया तो चलिए हम लोग समन इशू करते हैं। समन का सेक्शन 70 पढ़ लीजिएगा आप, उसमें लिखा हुआ अंडर एन इंक्वायरी ओनली समन कैन बी इशूड। SMT 10 या सेक्शन 61 या सेक्शन 65 इज नॉट एन इंक्वायरी, तो समन इशू नहीं कर सकता है। करता है अगेन क्वेश्चन। फिर प्रोसेस और इवेंट, ये सारा आपको पता ही है कि कितने दिन का टाइम देगा SMT 10 में, 1 मंथ। रिप्लाई आपको कितने दिन के अंदर देना है, 10 मंथ्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और ये स्क्रूटनी कब इश्यू कर सकता है, बंद कर लीजिए प्लीज वीडियो। स्क्रूटनी कब, ये हर महीने 4 करना, तो उसका टाइम है 11 आपको दे दिया, फिर 12 इसको इश्यू करना है। 12 इश्यू करने का मतलब 12 इश्यू
अगर वो सेटिस्फाइड है तो 12 इशू कर देगा, और 12 इशू करने का कोई टाइम लिमिट ना सेक्शन 61 में दिया हुआ ना रूल 99 में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर उसको 12 इशू करना ही पड़ेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर अंडमान का केस है, वहां पर 3 महीने हो गए, SMT 12 अभी तक इशू नहीं किया, 11 में हमने रिप्लाई दे भी दिया उसको। और अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो 73 74 कर देगा, ऑडिट के लिए भेज देगा या इन्वेस्टिगेट, लेकिन उसको भेजना पड़ेगा। फिर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब का हमारा कोई काम नहीं है। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड। छोटा सा वीडियो था, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूं, आपके पास जो भी सवाल है चाहे वो किसी भी तरह के हों जीएसटी से रिलेटेड, मैं ले लेता हूं। वीडियो अगर ऑन कर सके तो बहुत बढ़िया, मैं आप लोग से बातें भी करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज। नमस्ते संजय भटनागर जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर सर्कुलर नंबर 183 है, हाँ हाँ वो 17 18 18 19 के लिए था, हाँ जिसमें हाँ, सर्टिफिकेट 2A का जो बी का डिफरेंस था यस TB में, यस, हाँ हाँ तो वो वैलिड था सर्टिफिकेट ओनली फॉर 17 18 19 19 हाँ, 20 के लिए नहीं है। करेक्ट, ठीक है। है ना? लेकिन वो सर, विप्रो का जजमेंट आया ही है ना। हाँ संजय जी विप्रो का आया था हाँ हाँ। तो विप्रो सर। में क्या बोलते हैं सर? अच्छा, अपना डाला है ना साइट में? नहीं, साइट में अभी नहीं डाला, लेकिन 19-20 के लिए भी वैलिड है, लेकिन कर्नाटका का जजमेंट है। आप, मुझे तो लगता है कि जब जब आप सर्टिफिकेट दे देंगे तब तक जी। हर साल के लिए वैलिड होना चाहिए। वो 17 18 18 19 19 20 का चक्कर नहीं है। सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लॉज सी का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, वो आप कैसे प्रूव करेंगे ऑफिसर को कि सप्लायर ने आपको टैक्स दे दिया? या तो ऑफिस, या तो सर्टिफिकेट देके चार्टर्ड अकाउंटेंट का, या अगर 5 लाख से कम है तो अपना, यही तरीका है। यस। या फिर स्क्रीनशॉट यस दे दीजिए। मैंने एक केस में किया है, जी। हमने सर्टिफिकेट 17 18 केस, 18 19 का केस है। हमने सर्टिफिकेट में क्या किया, उस हमने कहा कि आप 1 वर्सेस 3B में, 1 में 100 है, 3B में 120 है, यानी कि 20 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स दिया है, ये लेकिन 1 में फॉल नहीं किया, तो हमने स्क्रीनशॉट ही लगा के दे दिया, हम लोग देख लीजिए सर से क्लॉज सी का कंप्लायंस हो चुका है। तो आप हर साल के लिए कर सकते हैं। हाँ, जब से डबल ए जब से आया है तब से मुश्किल, डबल ए से पहले आप हर साल के लिए कर सकते हैं। ऑफिसर ठीक है यही सर। नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफिसर नहीं मानेगा, अपील में जाइए। हाँ संजय जी। सर, हाँ सर, मेरा यही था क्वेश्चन जो अभी आप बता रहे थे कि उसे एसएमटी टेल के लिए यहाँ पे जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, हाँ और जी। नॉर्मली ये लोग 3 3 महीने में नहीं देते हैं, मगर हाँ। सर जब जिस डायरेक्शंस में इसमें दिया गया है कि यदि आप रिप्लाई होने के बाद आपको 30 दिन में करना है, यदि वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो फर्दर 30 डेज के अंदर उसको सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देंगे। हाँ। ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो यदि मेरा ये मानना है कि यदि 3 महीने में नहीं आता, उससे 3 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया 73 74 में, तो क्या मैं डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता उस चीज को? लिखा हुआ नहीं है संजय जी ये बात। नहीं, लिखी नहीं है तो हाँ, लिखा लेकिन तो डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। नहीं, रूल्स में और रूल 99 या उसमें सेक्शन नहीं नहीं, 61 कुछ में तो नहीं। कोई टाइम लिमिट ही नहीं दी वहाँ। हाँ, कोई टाइम लिमिट नहीं दी, लेकिन आप डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, आप अपने फेवर में नहीं मान सकते। अच्छा, क्योंकि जब यहाँ डायरेक्शन से इन पे गए, बाइंडिंग तो नहीं है, मैं डायरेक्टिव उस पे है, तो नहीं उस नहीं पे ये नहीं नहीं, हम डायरेक्ट इसको रेफरेंस कर सकते हैं। नहीं नहीं, डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, बस यही है कहानी है। ओके। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी नए लोग हैं जिन उनसे मैं बात भी कर लूँ। एडवोकेट मोहित गोयल जी, संजीव जी नमस्ते, अपना अनम्यूट करके बात कीजिए ना एक बार। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। आप लाइट के साथ बैठे होते तो अच्छा रहता। खैर, राइट आ रही थी इसलिए हाँ डिस्टर्ब हाँ, थी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बताइए सर, अपने बारे में बताइए, फिर सवाल करते हैं। पहले पिछले सेशन में मिले थे, बात हुई थी। मैं तो अच्छा, GTA का ही देखता हूँ सारा काम। क्या क्या काम कर रहे हैं आप? मैं ट्रांसपोर्टरों का ही काम देखता हूँ अच्छा अच्छा, हाँ GTA। यस, याद आ गया याद आ गया, यस। उसी में कुछ समस्याएं रहती हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए, हाँ आपसे बात हुई है। जितेश जैन जी नमस्ते, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नमस्ते जी सर। हाँ, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लेकिन वीडियो भी देख रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ सर, क्या है, दोनों चीज मिलना करना जरूरी रहता है। जरूरी रहता है, और हम लोग मॉर्निंग आपका में आते टाइमिंग हैं। भी बहुत अच्छा है सर। मॉर्निंग सुबह सुबह अच्छा ज्ञान मिल जाता है। अच्छा ज्ञान मिलेगा। कैसा रहा आज का सेशन? बहुत अच्छा था सर। आपके पहले भी मैंने सेशन अटेंड किए हुए हैं, बहुत नाइस, वेरी बहुत सारे थे आपके। और आपका बैकग्राउंड क्या सर है?
हाँ सॉरी, बैकग्राउंड बैकग्राउंड से जनरल प्रैक्टिस है बॉम्बे में। बॉम्बे में प्रैक्टिस है। हाँ। चलिए ठीक है। और सर हाँ सर बताइए। ये 16 के लिए कुछ है रिलीफ? अभी बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं कई लोगों और के। क्या है? वही आईटीसी क्लेम्ड आफ्टर सितंबर और अच्छा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, उसका मैंने आपको हाँ सर। बताया भी था। आप क्रेडिट आज क्लेम कर लीजिए और हाँ उसके बाद अपील में चले जाइए, मैंने यही बताया आपको। हाँ, वही अपील के ऑफिसर्स तो यहाँ पे मतलब दे आर नॉट एनीवन। ऑफिसर रिलीफ नहीं देगा आपको, अपेलेट अथॉरिटी रिलीफ दे पाएगी, वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आपको है ना अपेलेट अथॉरिटी में केस आपका पेंडिंग करना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर आपको रिलीफ दे देता है दैट इज बाइंडिंग ऑन द अपेलेट अथॉरिटी, और नहीं अगर वो नहीं करते हैं तो वो तो फिर गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए राजेंद्र जी। थैंक यू जितेश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए अपने बारे में बैकग्राउंड। सर अपना वेबसाइट, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा प्रैक्टिस इनकम टैक्स में ही था, अभी थोड़ा जीएसटी भी देख रहा था। ओके ओके ओके। आपका क्लासेस देखा था, मेरे को एक डाउट आया था आपका इसमें जीएसटी कोर्सेस में बेसिक टू एडवांस कोर्स जीएसटी, फुल जीएसटी ला, हैंडलिंग जीएसटी नोटिस का एक देखा था कोर्स। हाँ हाँ। ये थोड़ा समझ में नहीं आया है मेरे को। आप बोल रहा है इसमें ड्यूरेशन ऑफ जीएसटी कोर्स 325 आवर्स, बट नंबर ऑफ आवर्स, टोटल प्राइस पर ऐसा 800 आवर्स भी है। एक मिनट में बता, इसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं कि आप? मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए जो हमारा जीएसटी कोर्स है वो काफी इन डेप्थ है और लीगली ओरिएंटेड है। इंटरप्रिटेशन बहुत है इसमें। सर जीएसटी रिकॉर्डेड कोर्स में 325 घंटे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 325 आवर्स 325 आवर्स जितना भी रिकॉर्डेड हमने किया हुआ है, लाइव सेशन में ही होता है, वो हम लोग सब कुछ आपको दे देते हैं। अब कोई कहता है, और इसमें क्या क्या चैप्टर्स कवर्ड है वो देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है। वॉल्यूम 1 में 171 आवर्स, 90 आवर, 19 घंटे और आईजीएसटी 30 घंटे। अब अगर हमने तो आपको सब कुछ दे दिया, आप कोई कहता है सिर्फ मुझे आईजीएसटी देखना, बाकी कुछ नहीं देखना है, तो 30 घंटे खरीद लीजिए। आप सिर्फ आईजीएसटी का वीडियो देखिए, बाकी वीडियो मत देखिए। अगर कोई कहता है मुझे सिर्फ नोटिस वाले वीडियो देखने हैं, तो आप 100 घंटे खरीद लीजिए। सिर्फ 100 घंटे में यही वाला वॉल्यूम 2 का देखिए, बाकी मत देखिए। लेकिन अगर कोई, और इसमें जो हम लोग सीरियल की देते हैं वो 5 डिवाइस में एक्टिवेट हो सकता है। कहने का मतलब अगर आपने 800 घंटे खरीदे हैं तो ये 800 घंटे में आप चाह रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय भी देखे, उसमें आपके एम्प्लॉय के भी अकाउंट में एक्टिवेट हो जाए। तो आप 800 घंटे खरीदेंगे तो मैं 5 डिवाइस में एक्टिवेट हो सकता हूं। तो आपके 4 एम्प्लॉय या फिर कभी कभी हस्बैंड वाइफ बोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों का टाइम अलग है, तो आप 800 घंटे खरीद के एक ही की में डिवाइड कर दीजिए, दोनों के डिवाइस में एक्टिवेट कर लीजिए। इस तरह से है। बट वो 1 ईयर वैलिडिटी बोल रहा था, बोला तो 1 घंटे एक बार अगर देखते तो हो जाता बस लैप्स। ये जो 800 घंटे है वो 1 साल चलेगा, या तो 1 साल चलेगा, या तो 800 घंटे खत्म हो जाए या 1 साल खत्म हो जाए, विचएवर इज अर्लियर। विचवर इज अर्लियर। हाँ हाँ। बट नीचे ये क्या है सब, ये ऐड पेन ड्राइव 64 GB। ये पेन ड्राइव आप तभी खरीदिए जब आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो हम गूगल ड्राइव में लिंक दे देंगे, आप तो डाउनलोड कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जरूरत 1000 रुपीज खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये किताब अगर आप नॉर्मली खरीदते हैं तो 800 रुपए की है, लेक्चर के साथ खरीदते हैं तो 500 रुपए की। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके वेलकम। हेलो सर। हाँ वीडियो ऑन। सर मैं अनिंदर दास बोल रहा हूँ। हाँ आनंदिया जी बोलिए। सर मैं आपका क्लास लिया हूँ सर। हाँ बेसिक टू एडवांस वाला। सर वहाँ पे तो सर मतलब वो तो लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग था, तो मैं वो देख रहा हूँ सर, उसमें से कुछ कुछ अमेंडमेंट है। एक बार कॉल आनंदिया कॉल कर लेना। नमस्कार सर, वेणु आर प्रभु फ्रॉम केरला। हाँ वेणु जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। वेणु जी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, काफी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएसटी में। जरूर जरूर वेरी जरूर। नॉलेजेबल पर्सन वेणु जी। ओके सर, थैंक यू थैंक यू।
MSZZP सुजीत सरकार। जितने लोग भी नए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप परमानेंटली जुड़े ज्वाइन प्रीमियम जीएसटी क्लब के थ्रू। आपको फायदा बहुत होगा। जब जब नोटिस आएगा वो हम लोग इतने सारे लोग मिल के उसको डिस्कस करेंगे। नेहल पिल्लई प्लीज वीडियो ऑन यस करके। सर। हाँ, यस ये कहाँ बताइए अपने बारे में एक बार। सर मैं गोवा से हूँ। गोवा से हैं आप? ओके ओके। यस यस। यहाँ से सीए एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, देन हाँ आगे कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं एज टैक्स कंसल्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके ओके। और आज का आपका जो सेशन था वो बहुत यूजफुल था एक्चुअली, हाँ हाँ क्योंकि बहुत सारी नोटिस आती है जीएसटी के लिए। ओके। तो उसमें हमें कुछ नॉलेज है तो जाहिर सी बात है हम भी ऑफिसर को कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा हरेस करना बंद करेंगे एक्चुअली, यस यस क्योंकि बहुत ज्यादा उसका जो काम है वो भी वो हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं मोस्टली। यस यस। 160 सेक्शन 160 आपको राइट देता है टू आस्क द क्वेश्चन टू द ऑफिसर्स. You can question the notices on what basis he has issued the notices, and he is bound to reply. If he does not reply, then you can go for appeal. और एक यस सर, और एक क्वेश्चन था सर। हाँ अगर सुओ मोटो से जीएसटी कैंसिल हुआ है तो उसको एक्टिवेट करने का प्रोसीजर कितने टाइम के लिए होता है, मतलब कितने टाइम में हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं? देखिए, अब तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जो उन्होंने कहा कि रिटर्न क्यों कैंसिल हुआ, पहले ये बताइए। एक्चुअली क्लाइंट ने जीएसटी फाइल नहीं किया ऑन टाइम, अभी ये न्यू क्लाइंट है, तो जीएसटी फाइल लास्ट 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं किया है। ओके, तो लेट फीस भी बहुत होगी। और टैक्स टैक्स है या जीरो है? नहीं जीरो नहीं है, ट्रांजेक्शन फुल चालू है उसका। ओह, फिर तो लेट फीस के साथ आप जमा करवा दीजिए, वो अपने आप रिटर्न को, अब तो सिस्टम ओरिएंटेड है, अपने आप रिवोकेशन आएगा। तो फिर 2 साल का मतलब थोड़ा टाइम भी लगेगा क्लाइंट को। और इधर जो सुओ मोटो से कैंसिल हुआ उसको ऑफिसर से मैंने बात किया तो वो बोल रहे विदिन 1 मंथ आपको कंप्लीट करना है, तो उससे आगे कुछ टाइम मिल सकता है क्या, हम अप्लाई कर सकते हैं? विदिन 1 मंथ का तो टाइम लिमिट नहीं है ऐसा कुछ। नहीं ना? हाँ, आप क्या कीजिए, हाँ सर। एक मिनट रुकिए, मैं सेक्शन निकाल लेता हूँ। कौन सा यस सेक्शन है रिवोकेशन का? रिवोकेशन ठीक है सर, अभी 30 जून तक का तो टाइम है ना, 31 दिसंबर तक की जो कैंसिल है, 30 जून तक तो समय है ना अभी। संजय जी, एक बात बताइए, ये जो जी सर, रिटर्न के कारण अगर हुआ है जी तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है क्या? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिटर्न आपका अगर फुलफिल हो जाता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है जीएसटी पोर्टल पर, हाँ हाँ, तब आपका ऑटोमेटिक वो इशू हो जाएगा, नौकरी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वही रिटर्न ड्यू का टैक्स कारण है, तो मुझे इसका कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। ओके, मैं एक बार देखता हूँ कौन सा सेक्शन है। ये रहा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब द एनी रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड। तो 30 दिन के अंदर वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेगा। प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड, रिक्वेस्ट थ्रू लेटर ईमेल, ये सब। और ये वाला आप नेहल जी ये सब है ना, लिख लीजिएगा। कमिश्नर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, फिर 30 डेज, कुछ इसका और भी आया 90 दिन हो जाता है सर, पूरा 90 डेज तक हो सकता है सर ये। हाँ 30 डेज 30 डेज 30 डेज। पेनल्टी में कुछ अभी ऐसा स्कीम है सर, पेनल्टी में कुछ कम हो सकता है? नहीं, पेनल्टी तो वो लगा नहीं पाएगा जब आप सारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देंगे, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। पेनल्टी के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पेनल्टी के लिए शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा उसको, फिर वो आप बताएंगे क्यों क्यों गलती हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेनल्टी के बारे में चिंता मत कीजिए। ओके। लेट फीस के बारे में सोचिए आप। हाँ, लेट फीस में भी अगर कुछ लेट फीस में ही पूरा हो जाएगा उसका। हाँ, उसमें पेनल्टी टाइप का आ जाएगा।
ये सरकार ने शुरू से यार लेट फीस का प्रोविजन जो डाल रही है ना, हर चीज में, इनकम टैक्स में भी, सेल टैक्स में भी, जीएसटी में भी, उसी से उसका पूरा हो जाता है, पेनल्टी में तो जाते ही नहीं है। हाँ, पेनल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इनकम टैक्स में टैक्स आपने लेट फाइल करी, टैक्स बनता ही नहीं है आपका, तो 1000 रुपए तो पेनल्टी आ गई उसको, टैक्स से ज्यादा तो पेनल्टी आ गई उसको, लेट फीस आ गया उसको, क्या जरूरत है उसको आगे अच्छा, जाने की? गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम हो रहा है एक्चुअली। हाँ, तो क्या तो टैक्स से ज्यादा लेट फीस मिल रही है उसको क्या दिक्कत है? एक्चुअली एक ऑडिट था मेरा अभी रिसेंटली 17-18 गोवा में मारगांव ऑफिस में। वहां पे ऑफिसर ने वही बोला, आप लेट रिटर्न फाइल करो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें तो प्रॉफिट है वो। ठीक बात है। अच्छा, ये एक चैट में आया है कि मैं ई बुक पब्लिश करूँ, ये सबकी ई बुक आ रही है। ये देखिए, ये जो नोटिसेस हैं, नोटिसेस एंड रिप्लाईज, इस किताब में देखिए, ये जो हार्ड कॉपी है, इसमें जो 20 जो रियल में नोटिसेस आए थे, उसके रिप्लाई जो हम लोग एक्चुअली में देते हैं, वो हमने छापे हुए। ये कोई नहीं करता पूरे इंडिया में हमारे अलावा। हम लोग ड्राफ्ट रिप्लाई नहीं देते हैं आपको, एक्चुअल रिप्लाई देते हैं। तो ये जो किताब आपको लॉ की और नोटिसेस की, अगर आपके पास नहीं है तो आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी किताब इंडिया में है ही नहीं, हमारे अलावा कोई नहीं लिखता है। हम लोग के पास जितनी भी नॉलेज है, अगर 100% मैं जानता हूं तो मैं 100% आपको दे रहा हूं। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैं चाह रहा हूं कि जो नोटिस का रिप्लाई आप खुद करें, मेरे पास मत लेके आइए। मैं आपको वो सिखलाता हूं इसमें। और ई बुक का क्या कर रहा, अब इसमें 20 नोटिसेस है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे नोटिसेस है जिसका मैं रिप्लाई इस किताब के छपने के बाद दे रहा हूं। लेकिन ये हार्ड कॉपी तो चाहिए ही चाहिए आपको, प्लस क्योंकि हार्ड कॉपी में आप आराम से देख पाएंगे। और ये जो ई बुक निकलेगी, जनरल नोटिसेस एंड इट्स रिप्लाईज 6 है, एसएमटी 10 3 है, इस तरह से और भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अपील हम लोग कम से कम 2 ऐड करेंगे, तीसरा भी ऐड करेंगे अपील का भी। तो ये ई बुक निकलेगी। ये जो प्राइस देख रहे हैं, ये इतना नहीं होगा, ज्यादा ही होगा इसका। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको नोटिसेस मिल जाएगा। अब इसमें बस यही है कि आपकी कोई भी नोटिसेस, इसमें जितने भी पीडीएफ आपको नजर आ रहे होंगे, वो आप ना डाउनलोड कर पाएंगे, ना प्रिंट आउट ले पाएंगे, ना कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको स्क्रीन में नजर आएगा। आपको अगर कुछ करना है तो उसका आपको टाइपिंग करवाना पड़ेगा, बस यही है। तो मतलब इट इज एज ई बुक है, बट इट इज एज गुड एज हार्ड कॉपी। इसका भी जवाब दे दिया मैंने। और अगर जो हार्ड बुक हम लेना चाहें तब हार्ड बुक में तो ऑर्डर कर ही सकते हैं आप। यही शॉप में जाइए और बुक्स में जाके दोनों बुक का ऑर्डर करते हैं तो 1400 है। जी जी ठीक सर। यहाँ जाके ये 800 है, इसमें है ना एक ये आएगा, ये ऐड कर दीजिए, 1400 जाएगा। सर जो लोग मेरे से प्रीतम बोल रहे थे, हाँ जो लोग प्रीतम। सर जो जीएसटी का आपका दोनों ही झोलियां लिए हुए हैं, हाँ, उसी को आप पीडीएफ के लिए कुछ करेंगे करके वो, आप तो प्रीमियम मेंबर हैं, करेंगे हाँ उसको। हाँ, और जो जॉइंट प्रीमियम जीएसटी क्लब है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देते हैं। ये वाला प्रो में भी देंगे, और यहाँ जहां जहां पॉसिबल होता है लाइव क्लासेस। एक हम लोग रिफंड की लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा। हम लोग इसका बनाएंगे यहाँ पर लाइव क्लासेस का। हम लोग लाइव क्लासेस कौन कौन से शुरू करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें अभी आउट ऑफ स्टॉक है, इसका रिफंड का हम लोग डालेंगे, फीस इतना नहीं रखेंगे, कम कर देंगे। एक लाइव क्लासेस 1 जुलाई 2024 से शुरू करेंगे। ये रियल एस्टेट की एक क्लास शुरू करेंगे, और एक एसएससी कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड पे क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये सब यहाँ पर आता रहेगा। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, ये जो लाइव कोर्सेज है वो कितने मंथ का ड्यूरेशन है जी? देखिए, लाइव कोर्सेस समझ लिया आप, 8 महीने 9 महीने चलेगा। 8-9 महीने पूरा जीएसटी कोर्सेस बेसिक टू एडवांस लेवल? यस यस। डेली 1 घंटे? डेली 1.5 से 2 घंटे। सर रिफंड का क्लासेस कितना दिन चलेगा सर? क्या चीज? रिफंड का जो लाइव क्लास आने वाला है, वो समझिए 2 महीने तो चलेगा ही चलेगा। मैंने उसमें क्या क्या टॉपिक से कवर होगा? देखिए, हम लोग बताते हैं आपको, हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं। हाँ सर। तो आप ये मान के चलिए, हम लोग इतना डिटेल में अगर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ रिफंड की क्लासेस में। हम लोग एक
एक्सेल शीट बना रहे हैं रिफंड फॉर्मूला का। ये एक्सेल शीट हम लोग फिर देंगे भी आपको। ये देखिए आईटीसी का डिटेल, 6A का डिटेल, 6B का डिटेल, ये और ये रिफंड फॉर्मूला। हाँ जी। अच्छा सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, शेयरिंग। तो ये सब बहुत सारे काम करते हैं, किताब लिखते हैं आपके साथ मिलके। तो इसलिए डिटेल्ड होगा तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, आसानी। कोई सोचेगा कि, और हम लोग अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं कि ये लॉ इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। हम लोग एक एक चीज एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, चाहे वो फॉर्म हो, इंस्ट्रक्शंस हो, ट्विटर हो, फॉर्मूला हो, केस स्टडीज हो, आपकी क्वेरी हो, हमारे क्वेरी हो, सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहता है। सर ये जो रिकॉर्डेड है वो लाइव के डिफरेंस क्या रहता है? खाली क्वेश्चन आंसरिंग का ही रहते हैं ना सर? हाँ, ये जैसे रिफंड का जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो लाइव सेशन ले लेंगे, वही लाइव सेशन रिकॉर्ड होके हम आपको दे देते हैं। नहीं, मैं अभी अगर बेसिक्स टू एडवांस लेना है और नहीं तो लाइव लेना है बोल के सोच रहा था। दोनों में देखिए, आप याद रखिएगा कि जब आप लाइव में आते हैं तो आप मॉर्निंग 6:30 आएंगे और वो 8:15 या 8:30 तक चलेगा, और 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा तो समझिए 2025 पे जाके खत्म होगा। तो इतना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम अगर आप देना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। सर एंड वन मोर थिंग सर, अगर मैंने लाइव क्लास मैंने लिया और हाँ। किसी भी दिन अगर मैंने लाइव क्लास देख नहीं पाए तो हाँ। उसके लिए कोई मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ क्या? यस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। अमित जगवानी जी, एक्चुअली सर आपका कोर्स बहुत डिटेल्ड है और बहुत हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए। मैं अभी बिगिनर हूँ सर, तो मेरे जीएसटी में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बहुत आप बहुत यूजफुल हो रहा है सर। थैंक यू सर फॉर सच एफर्ट। थैंक यू। लेकिन अन्या जी, ये कहीं से कंपेयर तो कर रहे होंगे आप? हाँ सर, एक्चुअली तो सर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं जीएसटी में काम भी कर रहा हूँ फार्म में। मैं अभी पेड अप असिस्टेंट हूँ और मैं अभी सीए फाइनल का ग्रुप 1 मेरा बाकी है सर। तो मैं ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ और जीएसटी में काम भी कर रहा हूँ। तो आपका मैं जब नोटिस देखा हूँ सर, इनिशियली मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था। अच्छा। कि कैसे रिप्लाई ड्राफ्ट करे, क्या कैसे ना करे। जैसे सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं जब पहले पहले वाउचर्स देखता था तो वाउचर में कोई गलती नहीं नजर आता था। अच्छा। तो वैसे ही मैंने जीएसटी लॉ में मैं जीएसटी नोटिस पे कुछ गलती नहीं निकलता था मेरे को लगता था। लेकिन आपका क्लास लेने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मेरे को मैं अभी गलती ढूंढ सकता हूँ कि क्या क्या ऑफिसर ने क्या क्या गलती की है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। वेलकम आंदिया। कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ। कलकत्ता से। ओके, ठीक ठीक ठीक, जुड़े रहिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रीमियम क्लब जरूर ज्वाइन कीजिए। हाँ सर, मैं ज्वाइन इसीलिए सर मैंने सोचा है कि एक्चुअली मेरा जो टाइमिंग होता है ना सर ऑफिस का, तो मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कि सुबह अटेम्प्ट करने का। इसलिए मैंने पूछा कि अगर कोई रिकॉर्डिंग का कोई अगर ऑप्शंस होता तो अच्छा होता सर मेरे लिए। नहीं, वो लाइव सेशन, वो उसका नोटिस का रिकॉर्डिंग का भी कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट है सर। आप क्या सोच रहे हैं सर इसके बाद कोई होगा सर? अगर बक्सेटी बोल रहे हो सर? हाँ बख्शेटी जी बोलिए। मैं बाकी लोगों को अपील करता हूँ। हाँ। सर का जो कोर्स है ना एकदम इन डेप्थ है, उसको करेंगे तो अपने प्रैक्टिस में बहुत फायदा होगा, जैसा मेरे को हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दीजिए ताकि लोगों को पता लगे। हम जो केस अटेंड करते हैं ना उसमें कॉन्फिडेंस है सर आपके वजह से। ओके। पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। आपको ये पता लग जाएगा लॉ एक्चुअली में पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन ऑफिसर अपना लॉ बना के आपको सामने पेश करता है और आपको लगता है वही लॉ है। एक्चुअली वो लॉ नहीं है, लॉ पार्लियामेंट बनाता है। जी सर, जी सर। ऑफिस, और पहले क्या था, जो लोग आप लोग ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट करते होंगे तो आपको लगता होगा कि ऑफिसर ही लॉ बना रहा है, ऑफिसर ही भगवान है। ऐसा है नहीं। जी सर, जी सर। तो वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर। बाकी लोगों को मैं वही अपील करता हूँ कि ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप अच्छा बनेगा अपना सब। हाँ, और हम लोग का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग मैक्सिमम स्टेट से लोगों को चाहते हैं और हम लोग का एक अच्छा ग्रुप बन जाए। अभी हम लोग करीब करीब 33 लोग हैं, लेकिन
और ग्रुप में एडिशन चाहिए ताकि और रिच डिस्कशन हो सके और एक्सपीरियंस अलग अलग स्टेट्स के लोग आ सके। अलग अलग नोटिस आएंगे तो अपन डिस्कस कर अलग अलग तरह के नोटिस, सबका अपना अपना एक एक्सपर्टाइज है। वो एक्सपर्टाइज जब एक नोटिस के अंदर जाएगा, आज सोचिए ऑफिसर जब आपको नोटिस भेजता है, उसका रिप्लाई बनाता है, तो उसके पीछे कितने ग्रुप बनाए हुए उन्होंने, जी टीजी आर्म ये वो, और हम लोग के पीछे कौन है? कोई नहीं है। तो हम लोग इसीलिए ग्रुप बनाया हुआ है। जी सर, जी सर। तो हम लोग का ग्रुप है, जीएसटी कंप्लायंस नहीं है, जीएसटी लिटिगेशन। हम लोग नहीं सिखलाते रिटर्न कैसे फाइल करें, अपने को फाइट कर। हाँ, हम लोग सिर्फ नोटिस के बेसिस पे काम करते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू बख्शेटी जी। बख्शेटी जी काफी अच्छा काम करते हैं, काफी मेहनती हैं और हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ से है? पालघर? नहीं, थाने से। और ये भी सीए फाइनल उन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए, और सर आपसे कुछ क्वेरीज थी तो उसके लिए अलग से टाइम लेना पड़ेगा आपसे, कैसे ले? संजीव जी, आप पहले अपने बारे में बताइए ना, फिर बात करते हैं। बताया ना मैंने, जीटीए के अकाउंट्स देखता हूँ सारे। अच्छा, ओके ओके ओके। तो संजीव जी आप फोन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। किस समय फोन कर, किस समय? कभी भी फोन कीजिए, मैं बिजी हमेशा रहता हूँ, लेकिन फोन करेंगे तो मैं उठा लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बताइए अपने बारे में। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बड़ौदा, गुजरात। अच्छा, बड़ौदा गुजरात, ओके ओके। पहली बार जुड़ रहे हैं आप? हाँ सर, पहली बार जुड़े। ओके, कैसा रहा सेशन? सर एक्चुअली आई ज्वाइंड लेट लिटिल बिट, 7:30 आई ज्वाइंड। अच्छा। हाँ सर, बढ़िया रहा। ओके, नोटिसेस हैंडल करते हैं आप? हाँ सर, नोटिस हैंडल कर। ठीक है, ठीक है, चलिए जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। ओके ओके सर, थैंक्स। ओके ओके, वेलकम। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं। और थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।